तो एक हमने बात ये कर ली कि आईजीसीएसई का जो पेपर होता है, अब जैसे हम कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ मार्क्स हैं, पेपर पैटर्न सेम है, देर ऑल थ्योरी क्वेश्चंस एंड बोथ आर ऑफ 80 मार्क्स। एज यू कैन सी अक्टूबर नवंबर का एक ओ लेवल का पेपर है। इसको पेपर तो ओ लेवल का जो पेपर टू होता है उसके इक्विवेलेंट आईजीसीएसई का पेपर फोर होता है जिसमें एक्सटेंडेड लिखा हुआ होता है। ये बात डिस्कस हो गई। सॉरी। और फर्क जो है वो है टाइम का। ये 1 आवर 15 मिनट्स है, ओ लेवल होता है 1 आवर 45 मिनट्स। तो बस ये है फर्क। खैर, तो ये बातें जब आपने कर ली हैं, बाकी देखो वही बात कि 1 kg का वेट 9.8, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल को 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेना है। यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, देयर इज नो चॉइस और एनीथिंग, सो प्रीटी मच द सेम थिंग। एक दफ़ा ज़रा मैं चैट में कंफर्म कर लूँ कौन कौन आईजीसीएसई का है। ahad, आर यू आईजीसीएसई? हाशिम, आई थिंक यू आर। सना, व्हाट अबाउट यू? हाशिम, ahad, सना, आर यू आईजीसीएसई और ओ लेवल्स? और आईजीसीएसई सना भी, और हसान, हसान भी है ना? तीन ने तो कंफर्म कर दिया, हसान ने कंफर्म नहीं किया। आई थिंक अब हमारे पास अब, अच्छा हसान नहीं है। व्हाट अबाउट फैज़ान? फातिमा तो ओ लेवल्स है। तो फैज़ान आईजीसीएसई, अब्दुल्ला भी आईजीसीएसई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एनीवेज, आओ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यू हैव अ क्वेश्चन टू बिगिन विद। और से अच्छे पेस पे करेंगे। 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है, हम कोशिश करेंगे 1 आवर में कर ले। जैसे ओ लेवल के पेपर 1 आवर 45 मिनट्स का था, तो आप देख रहे थे हम 1 आवर 20 मिनट्स में कर ही लेते थे। तो अगर हम उसी पेस पे चलें तो वी शुड बी एबल टू डू दैट। हेलीकॉप्टर विच इज स्टेशनरी एट हाइट ऑफ 1500 मीटर्स अबव द ग्राउंड, स्टेट टू कंडीशंस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो दो कंडीशंस हैं वो आपने मोमेंट्स के टॉपिक में मेरे साथ पढ़ी थी। वो दो कंडीशंस क्या होती हैं? एक ये कि उस पे जो फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। और जो मोमेंट्स लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस की वजह से मल्टीपल मोमेंट्स लगे रहते हैं, मोमेंट्स का रिजल्टेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपके मोमेंट्स के चैप्टर में लिखे हुए हैं, राइट? अब मोमेंट्स टेक्निकली फोर्सेस वाले टॉपिक का ही पार्ट है, आपने जिस तरह देखा हुआ है। सो नेट रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी ज़ीरो होनी चाहिए, रिजल्टेंट मोमेंट भी ज़ीरो होना चाहिए। या आप ये कह लो कि फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम बराबर होना चाहिए। सो दीज आर लाइक मल्टीपल वेज ऑफ सेइंग इट। सो हम आसान लफ्जों में लिख देंगे, नो रिजल्टेंट फोर्स, नो रिजल्टेंट मोमेंट। बस, खत्म हो गया। द मास ऑफ द हेलीकॉप्टर इज 3200 ग्राम्स, 3200 kgs। कैलकुलेट द चेंज इन जीपीई एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि ये चेंज का ही फॉर्मूला होता है जो आप डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे। एज इट राइजेस फ्रॉम द ग्राउंड टू 1500 meters। सो व्हाट्स द फॉर्मूला? जी की वैल्यू 9.8 लेंगे और 1500 मीटर्स की उसने हाइट राइज किया। व्हाट वी गेट? कैलकुलेटर से अगर आप करें तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है? कैलकुलेटर से आता है 4704,000। और आप देखो, आपको ये वाली वैल्यू भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है, ये भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, ये भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो अपना आंसर भी आप टू सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो यू कैन राइट इट एज, राउंड ऑफ करके 4.7 लिख देंगे। और कितने जीरोज आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डेसिमल पीछे लेके गए, तो 10 की पावर 6 जूल लिखते हैं। मार्किंग स्कीम में ऐसे भी लिखा हुआ है, क्योंकि आपको 10 की पावर 6 मेगा होता है तो मेगा जूल्स भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा। फिर ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। आप अपना एग्जैक्ट आंसर भी लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट बेहतर यही होता है कि आप राउंडिंग ऑफ करते हैं 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वर्टिकल स्पीड टाइम ग्राफ है फ्रॉम द पैराशूटिस्ट हु जंप फ्रॉम द स्टेशनरी हॉट एयर balloon. So they're jumping from a hot air balloon, and this is the speed time graph for the parachutist. Now, have we seen this before? I think we have. अगर आप हमारे काइनेमेटिक्स के नोट्स में जाएं
तो आपको ये पर्टिकुलर केस जो है वो आई थिंक मैंने करवाया। मोशन के नोट्स में जाएं अगर आप, तो आई थिंक आपको ये नज़र आएगा केस, जो फ्री फॉल वाला पार्ट है। ये काइनेमेटिक्स नहीं तो फिर डायनामिक्स, यानी कि जो मोशन वाला फोर्सेस वाला जो नोट्स हैं उसके अंदर होना चाहिए, जहाँ मैंने फ्री फॉल पढ़ाया था। ये हो गया फ्री फॉल। अच्छा ठीक है, ये केस अलग से नहीं करवाया, लेकिन इसका टॉपिकल में एक क्वेश्चन था। ठीक है, अलग से केस उसका नोट्स में नहीं डाला हुआ, बट एनीवेज इस तरह के ग्राफ के अंदर आप शेप्स याद भी कर लेना तो बेहतर है। नहीं भी याद करते तो कोई मसला नहीं है, आपने पॉइंट्स लेबल करने डिफरेंट। The parachutist jumps from the balloon at time 0 and then reaches the ground at point and at B. The point A indicates when the parachute opens. पॉइंट ए पे पैराशूट ओपन हो रहा है, ये बता दिया उन्होंने, और रीचेस द ग्राउंड एट बी, ये दो बातें उन्होंने बता दी। बट ये वैसे भी आप पढ़ के आए ये केस, तो आपको आइडिया पहले से ही होना चाहिए इन बातों का। ठीक है बेटा, सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? किसी को आवाज़ में कोई इशू आ रहा है? एक दफ़ा कंफर्म कर दें प्लीज़, बिकॉज देर इज़ अ कंप्लेन इन द चैट, तो आई वांट टू कंफर्म फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स एज वेल। इट्स वेरी लो। एक मिनट रुका, मैं अगर एक चीज़ ट्राई कर लूँ, अगर नहीं होता तो फिर हम ना माइक चेंज कर लेंगे। अभी भी हल्की आवाज़ है या अभी कुछ बेहतर है, या अभी भी वही हाल है? अभी भी ठीक नहीं है? हम्म, चलो ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। अब सही हो जाएगी, कंफर्म भी कर दो एक दफ़ा, बट आई थिंक अब सही हो जाएगी। प्लीज कंफर्म। ठीक है चलें। तो ए पे पैराशूट ओपन हो रहा है और बी पे जो है वो ग्राउंड को रीच कर रहा है। लेबल अ पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो विद वन। एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे है? देर आर टू पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस। एक्सेलरेशन जीरो कहाँ कहाँ पे है? जब स्पीड हो जाती है कांस्टेंट। अब आप इस पूरे रीजन में भी कहीं पे कर सकते हो, यहाँ भी कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ भी कांस्टेंट स्पीड है, तो यू कुड हैव गिवन द आंसर एनीवेयर, बट आई एम जस्ट गोना डू दिस। मैं इसको लेबल कर रहा हूँ, बट आप यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉइंट लेबल कर सकते थे। नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव कब है? नेगेटिव जब ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव ग्रेडियंट होता है जब ग्राफ नीचे जा रहा होता है, तो ग्राफ यहाँ पे नीचे जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पे भी लेबल कर सकते हैं पॉइंट को। आई एम जस्ट गोना डू इट एंड देन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेडियंट है ना वो कम हो रहा। सो कर्व्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ ढूंढना है। कर्व्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ ये भी है, और कर्व्ड पार्ट ऑफ द ग्राफ ये भी है। यहाँ पे दोनों जगह पे एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। यहाँ पे आप कहेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आप कहेंगे डिक्रीजिंग डीसेलरेशन। बट डीसेलरेशन को भी एक्सेलरेशन ही कहते हैं, तो आई थिंक यू कैन लेबल बोथ पॉइंट्स एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर भी डबल चेक कर लेता हूँ। Point labeled 3 on the graph between the start of the curved section to the right of the region and the start of the, एक मिनट रुको, and the start of the horizontal section of the graph to the left of A। हाँ तो सही कह रहे हैं, वो कह रहा है बस इस सेक्शन में कोई भी पॉइंट जो है ना वो आप लेबल कर दें। ये जो कर्व्ड सेक्शन है ना, इसमें कोई भी पॉइंट लेबल कर दें बस, ठीक है। अच्छा, अब टेक्निकली आप उन्होंने मतलब उन्होंने डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव दोनों नहीं बोला था, तो ये भी हो सकता था, लेकिन मार्किंग स्कीम में उन्होंने सिर्फ इतने पार्ट को अलाउ किया हुआ है, तो वो शायद डिक्रीजिंग डीसेलरेशन हो जाता है। एनीवेज, in terms of forces and the change in motion occurred when the parachute is explain करें the change in motion in terms of forces as they leave until point A। तो पॉइंट ए तक आपने जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन आपके पास एज इट इज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, और ये ग्राफ भी आप लोगों ने एज इट इज अपने पास बनाया हुआ है। सो जब आपने पढ़ा था फ्री फॉल विद एयर रेजिस्टेंस, तो आपने देखा था कि इनिशियली एक्सेलरेशन 9.8 होती है, बिकॉज देर इज ओनली वेट एक्टिंग इनिशियली व्हेन यू जंप, because your speed is zero, so air resistance is zero, so the only force acting on you is weight, so your acceleration is 9.8।
But then as you start to move and your speed increases, the air resistance acting in the opposite direction increases. So now the resultant force is weight minus air resistance, which means कि resultant force less होगी, क्योंकि speed बढ़ रही है तो कौन सी फोर्स बढ़ी है, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, रिजल्टेंट फोर्स कम होगी तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से एक्सप्लेन हो जाएगा। इनिशियल 9.8 होगा एक्सेलरेशन, यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी जीरो। और उसके लिए हम एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि ये जो आर है और ये जो डब्ल्यू है ये हो गए इक्वल। तो जब आर और डब्ल्यू इक्वल हो जाएंगे तो उनका आंसर आएगा जीरो। जब रिजल्टेंट फोर्स हो गई जीरो तो एक्सेलरेशन हो गई जीरो, हेंस कांस्टेंट स्पीड। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन। लिखते हैं, initially the acceleration is equal to the acceleration of free fall because weight is the only force acting, full stop. Then as the velocity increases, air resistance acting in the opposite direction to the motion increases as well, full stop. This decreases the resultant force and therefore the acceleration also decreases, full stop. Eventually, the air resistance becomes equal to weight, so resultant becomes zero, full stop. So acceleration also becomes zero. ये है आपका कंप्लीट आंसर। इसको आप पढ़ लें पूरा। ऑब्वियसली मैंने क्योंकि टाइप करके लिखा है तो टाइप्ड आंसर जो है पूरी जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, बट एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द मार्किंग स्कीम मुझसे ज़्यादा ही हमने लिखा है। ठीक है, तो आपने बेसिकली तीन सेक्शंस ऑफ द ग्राफ को, ये वाला पार्ट जब शुरू में 9.8 की एक्सेलरेशन है, फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, फिर जीरो एक्सेलरेशन, इन तीनों पार्ट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, कभी ये 4 मार्क का होगा, लेकिन वही बातें आपने हमेशा लिखनी। पहला क्वेश्चन हो गया, अब जरा जल्दी जल्दी करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस भी करते हैं। एक मिनट। ओके, a student catches a cricket ball, the speed of the ball immediately before it's caught, speed of the ball before it's caught is 18, the mass of the cricket ball is 160 gram, calculate the kinetic energy before it's caught। kinetic energy कैसे निकालते हैं, जल्दी जल्दी निकाल के बताएं बेटा। ये क्या किया मैंने यहाँ पे मास के साथ, कैन समवन टेल मी व्हाई हैव आई डन इट लाइक दिस। हमने इसको changed it to kilograms. किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। तो 0.5 इंटू, जवाब आ रहा है 25.92। अगर हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखें तो 26 जूल्स। देखो यूनिट्स यहाँ नहीं मेंशन तो आपको करने हैं मेंशन, ठीक है। इट टेक्स 0.12 सेकंड्स टू कैच द बॉल एंड ब्रिंग इट टू रेस्ट, सो फाइनल स्पीड हो जाएगी जीरो। इनिशियल स्पीड कितनी थी 18, फाइनल स्पीड हो जाएगी जीरो। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल निकालें, तो जब फोर्स निकालते हैं आप नेट फोर्स, तो वो होती है चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। और चेंज ऑफ मोमेंटम क्योंकि मास कांस्टेंट है तो v माइनस यू इंटू एम कर देंगे, और टाइम जो है वो उन्होंने आपको बता दिया है। तो मास है 0.160 और वेलोसिटी 0 - 18 या 18 - 0 जैसे भी लिखें। 0 - 18 लिखने से होगा कि आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, बट यू आर नॉट रियली सपोज टू इंक्लूड द नेगेटिव आंसर इन द फाइनल आंसर। नेगेटिव साइन लाइक डालना ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आपका जवाब आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। वो जवाब कितना आ रहा है जल्दी से देख लेते हैं। सेक 24 हमारे पास जवाब आ रहा है। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, मेंशन करना जरूरी है। यूनिट्स का बार बार याद करा रहा हूँ। एज द स्टूडेंट कैचेस द बॉल शी मूव्स हर हैंड बैकवर्ड्स।
अब कितने लोग क्रिकेट जो है वो रेगुलरली खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं, इफ इट इन्वॉल्व्स कैचिंग यू आर टॉट टू डू दिस। वो कहते हैं सॉफ्ट हैंड से बॉल को कैच करें, हार्ड हैंड से ना कैच करें। सो लाइक व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अब फील्डिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको पता है कि आपने ये काम करना है। अगर इवन आपने अगर विकेट कीपर को देखा हो, जब वो बॉल कैच करता है उसके पास बॉल सबसे तेज आती है हर बॉल। तो व्हेन ही कैचेस द बॉल तो ही इज आल्सो मूविंग हिज हैंड बैकवर्ड्स। यानी कि अगर ये आपके हाथ हैं, ये आपके हाथ हैं, सो लाइक दिस इज द हैंड एंड दिस इज द बॉल। तो आपने अपने हैंड को स्लाइटली एज यू आर कैचिंग द बॉल स्लाइटली बैकवर्ड मूव करना है। व्हाई इज दैट? अपने हैंड को आपने इस तरह क्यों मूव करना है? सारी बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इस फोर्स के ऊपर आती है। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप एसेंशियली यू आर मेकिंग द टाइम, दिस टाइम जो यहाँ पे 0.12 सेकेंड्स था, इस टाइम को आप बढ़ा रहे हैं। इस टाइम को आप जितना बढ़ाएंगे ना, फोर्स की वैल्यू उतनी कम आएगी। यानी कि आप अपना हाथ जब बॉल के साथ साथ पीछे लेके जा रहे हैं, जब आपके हाथ के साथ बॉल टच हो रही है तो आप ये टाइम बढ़ा रहे हैं फॉर द बॉल टू ब्रिंग टू रेस्ट। तो ये फोर्स कम हो जाएगी। जब ये फोर्स कम होगी तो जाहिर सी बात है बॉल का आपके हाथ से रिबाउंड होके, तो बॉल आपके हाथ से बाउंस कर जाती है, निकल जाती है बाहर, वो नहीं हो। दैट इज व्हाट यू आर बीइंग टॉट जब आपको फील्डिंग में सिखा रहे होते हैं कि सॉफ्ट हैंड से बॉल कैच करें। सो दिस इंक्रीजेज द टाइम फॉर बॉल टू कम टू रेस्ट। So force decreases on the ball. All right. Figure 3.1 shows a person moving across an ice-covered pond, moving across an ice-covered pond to reach a ball on ice. ओके, तो बॉल आइस पे चली गई है और जो आंटी हैं वो इस तरह क्यों जा रही हैं बॉल के पास? चल के क्यों नहीं चली जाती भाई? क्या क्या इशू है? Why this way of moving across is safer than walking? Use your understanding of pressure. They don't need to give us a hint. We understand कि अगर आप खड़े होकर जाएंगे तो only your feet are in contact with the ice. Your weight remains the same, चाहे आप लेट के जाएं या खड़े होकर जाएं, आपका वेट तो उतना ही रहेगा। लेकिन जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा इन केस ऑफ द फीट, यू आर जस्ट वॉकिंग। सो प्रेशर है फोर्स ओवर एरिया। अब ये तो है सेम चाहे आप खड़े होकर जाएं या लेट के जाएं। अगर ये हो जाएगा स्मॉल तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा। प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा तो आइस ब्रेक होने का खदशा है। और अगर आप इसी फॉर्मूला को दोबारा देखें, अगर आप एरिया को बढ़ा देंगे तो ऐसे करके आपका एरिया इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, आइस ब्रेक नहीं होगी। इस बात को लिख देते हैं। if force is constant then pressure is inversely proportional to area in contact with the ice, full stop. This way of moving across increases the area, so it decreases the pressure, which decreases the chance of the ice breaking. Okay? Figure 3.2 shows a side view of the pond with a layer of ice floating freely on the water. So this is the pond. इसके टॉप पे आइस है और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम टू द आइस। Surface area of the pond is 5 meters. We can't see the surface area because हमें side view दिया हुआ है। Mass of the ice is 690 kg. Density of water is 1000. Point X is 0.5 meter below the ice. Calculate the pressure at point X due to ice and water. तो पॉइंट एक्स पे जो प्रेशर है वो दो चीज़ों की वजह से आपने निकालना है। टोटल प्रेशर निकालना है दो चीज़ों की वजह से।
दो चीज़ों की वजह से कैसे प्रेशर रख सकता है। एक प्रेशर तो वो है जो पानी की वजह से यहाँ पे लग रहा है, और एक प्रेशर वो है जो आइस पानी पे लगा रही है और वो पानी के थ्रू ट्रांसफर होके यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो प्रेशर है वो आप फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर निकाल लेंगे ये वाला, और ये वाला जो प्रेशर है लिक्विड का प्रेशर वो आप रो जी एच से निकाल लेंगे। ठीक। तो जो पानी के ऊपर प्रेशर लग रहा है फ्रॉम द आइस, उसको आप कैसे निकाल रहे हैं? आइस का मास दिया हुआ है जिससे आइस का वेट आ जाएगा, तो हम निकालेंगे प्रेशर ऑफ आइस ऑन द वाटर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। ये आपको पता है कि आप रो जी एच से निकाल लेंगे। ये वाला जो प्रेशर है ये आप फोर्स अपॉन एरिया, या आप ये कह लो कि वेट ऑफ द आइस यानी कि एम जी अपॉन एरिया से निकाल देंगे। तो अब आइस का वेट है 690, सॉरी मास है 690, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया वो आ जाएगा, वेट आ जाएगा। एरिया उन्होंने आइस का 5.0 दिया है। रो जी एच के अंदर वाटर की डेंसिटी, ये वाली जी की वैल्यू, और ये डन। तो ये आप यहाँ पे कैलकुलेट करें और फाइनल आंसर निकाल लें। लेट्स सी व्हाट द फाइनल आंसर इज। एक ही साथ करते हैं पूरा। तो मेरे पास आ रहा है जी 5762। मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 5762.4। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो इसको मैं 5700 लिख सकता हूँ, या फिर 5.7 टाइम्स 10 to the power 3 पास्कल्स लिख सकता हूँ। ठीक है। 5.7 नहीं बल्कि फिर 5.8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 7 के बाद 6 आ रहा है तो फिर 5800 बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई मेरे पास तो ये जवाब आ रहा है। ऑलराइट, एंड दिस इज द सेम आंसर एज द मार्किंग स्कीम एज वेल, तो ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फिक्स्ड मास है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें। सेवन एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ द प्रेशर चेंजेस। अब आपको ये रिलेशनशिप पता है, पहली बात आपको ना जवाब पहले से पता होना चाहिए। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ मास एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। ये आपने लॉ पढ़ा हुआ है। तो वी ऑलरेडी नो दैट प्रेशर विल डिक्रीज, इस बात का लिखने के तो आपको 1 मार्क मिल ही जाएगा। बट ऑब्वियसली वी नीड टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। So we know कि if you decrease the temperature, you're decreasing the speed of the particles. Particles की speed decrease होगी तो they will collide less often with the container walls. And when they will collide less frequently, तो pressure कम हो जाएगा और less forcefully भी collide करेंगे। So due to the decrease in temperature, the particles will move slowly. Full stop. This will decrease the frequency of collision with the walls of the container. Full stop. Each collision will also be less forceful. Full stop. Therefore, the pressure will decrease. Any questions regarding this? I hope ये काफ़ी क्लियर है। एज इट इज एक्सप्लेनेशन जो हमने नोट में लिखी थी हम वही लिख रहे हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। द वैल्यू ऑफ एब्सोलूट जीरो लिखनी है लेकिन डिग्री सेल्सियस। केल्विन में तो केल्विन में तो सिंपली जीरो केल्विन ही होती है, लेकिन एब्सोलूट जीरो में कितनी होती है? -273.15 भी आगे आता है, लेकिन वो ए लेवल में पढ़ाया जाता है, तो बस -273 यूनिट उन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, व्हाट इज मेंट बाय एब्सोलूट जीरो, तो रेफर टू पार्टिकल्स इन योर आंसर, तो इसका मतलब बताना है हमें। This is the lowest possible temperature, full stop. At this temperature, the particles cannot lose
एनी मोर काइनेटिक एनर्जी। ये पार्टिकल्स की मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो होती है। ये नहीं बोलना कि पार्टिकल्स हैव नो एनर्जी, पार्टिकल्स स्टिल हैव एनर्जी, दे स्टिल मूविंग, बट दिस इज लाइक द स्लोएस्ट दे कैन मूव। सिलेंडर वन कंटेन्स इतनी गैस एट दिस प्रेशर, गैस इज ट्रांसफर्ड टू सिलेंडर टू और उसका प्रेशर इतना हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम निकाल दे सिलेंडर टू। अब व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट and mass is constant, then pressure is inversely proportional to volume, which leads to the formula P1V1 is equals to P2V2, isn't it? प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट हो जाता है P और V का। तो 350 इंटू 9 टाइम्स 10⁴ इज इक्वल्स टू 1.6 टाइम्स 10⁵ मल्टीप्लाई बाय नया वॉल्यूम आपको निकालना है, V2 अननोन है, रीअरेंज करके यहाँ से निकालें, आपका जवाब क्या आता है आप चेक कर लें। प्रेशर ज़्यादा था तो वॉल्यूम कम ही आना चाहिए, वॉल्यूम आ रहा है 196.875 cm3। तो नया वॉल्यूम हम यहाँ पे 197 लिख सकते हैं। बस हो गया जवाब। इवन 200 भी आप लिख दें, टू सिग्निफिकेंट अगर मैं राउंड ऑफ भी कर दें तो एक्सेप्टेबल है, बट ठीक है। ओके, shows a heater used to heat a room. The dimensions of the room are, and the density of air is this. Show that the mass of air in the room is 79 kg. So mass कैसे निकालते हैं? Density multiplied by volume, right? अब density है 1.2 और volume कैसे आ जाएगा? अगर हम assume कर लें कि हमारा रूम एक क्यूबॉइड शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है और ये सारी चीज मीटर में है, तो हमारे पास वॉल्यूम इस तरह आ जाएगा, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपका जवाब क्या आता है? 79.056 kg, विच शोज कि आपका आंसर 79 kg है। The power of the heater is 1100 watts. Specific heat capacity of air is 1000. Calculate the time taken to increase the temperature from 16 to 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप इस तरह की वर्ड इक्वेशन बना लेते हैं, हीट या आप कह लो एनर्जी फ्रॉम द हीटर। ये आपको इस तरह एज ए स्टेप्स में लिखवाया हुआ, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पावर इनटू टाइम से आ जाएगी वाली एनर्जी, लेकिन मैं आपको अभी स्टेप्स में बता रहा हूँ। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एयर, इसके लिए आप Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर रहे होते हैं, अज्यूमिंग ये दोनों इक्वल हैं, अज्यूमिंग नो लॉसेस, राइट। अब ये सारी बातें उन्होंने हमसे पूछी नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए वैसे ही बता रहा हूँ। तो इसको यहाँ लिख लें और एम सी डेल्टा टी को यहाँ लिख लें, बाकी कोई मसला ही नहीं। ये वॉट में होना चाहिए, अगर किलो वॉट में दिया हुआ तो वॉट में कन्वर्ट कर लें, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, टी अननोन है, टाइम हमें निकालना है। मास हम एयर का ऑलरेडी पिछले पार्ट में 79 kg बता चुके हैं, वही लेना है। सी की वैल्यू कह रहे हैं 1000 लें, जूल्स पर केजी में है और मास भी केजी में है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट। और टेम्परेचर का चेंज जो है वो 20 और 16 का डिफरेंस है, तो 4। एनीवेज, सो टाइम की वैल्यू क्या आती है ये सब कुछ करने के बाद? मेरे पास जवाब आ रहा है 287.3। आप 287 सेकेंड्स लिख दें बस। अब यू कैन कन्वर्ट इनटू मिनट्स और वट एवर इफ यू वांट, ठीक है। राउंड ऑफ करके 290 भी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू डोंट, ठीक है। यही चल रहा है अभी तक। I think we are halfway through the paper as far as I can see. So just one reason why the time calculated in A2 is the minimum time needed to increase the temperature
इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये बिल्कुल मिनिमम है। और उसकी रीज़न ये वाली है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितनी भी हीटर से हीट आ रही है वो सारी की सारी एयर एब्जॉर्ब कर रही है, और रियलिटी में ये जो हीट यहाँ से हीटर से कैलकुलेट होगी इससे कम यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, कुछ परसेंटेज वेस्ट भी होगी, कुछ परसेंटेज वेस्ट भी होगी। तो उस केस में टाइम ज़्यादा लगेगा ना रूम को हीटअप होने में। ठीक है। सो in the calculations we are assuming that energy provided by the heater is completely absorbed by the air in the room, full stop. In reality, some of the energy will be absorbed by other objects, full stop. अब इसमें रूम की दीवारें, रूम की सीलिंग, रूम में विंडो डोर्स, हर चीज़ आ सकती है, रूम के बाहर भी जा सकती है एनर्जी, एवरीथिंग, राइट। सो हमने पूरी बात लिख दी है। अब अदर ऑब्जेक्ट्स की जगह आप किसी चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। पार्किंग स्कीम में विंडोज डोर्स और ब्ला 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 बहुत चीज़ें लिखी। Show the cross section of a double glazed window. We talked about double glazed windows in conduction, convection, radiation. विंडो के अंदर एक अंदर ग्लास है, एक बाहर ग्लास है, बीच में वैक्यूम है, या नैरो एयर का गैप है। वैक्यूम हो तो और भी अच्छा है, लेकिन चलो वैक्यूम नहीं है, एयर है। तो ये विंडो जो है ना, ये क्यों बेहतर है? स्टेट द मेन मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द रूम फ्रॉम द रूम टू द आउटसाइड विच आर रिड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ विंडो। यानी कि इस विंडो से कौन सा मेथड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और इसमें इन्होंने मेथड्स प्लोरल में बोला है, मेथड में एस भी डाला हुआ प्लोरल है, तो एक से ज़्यादा मेथड हैं जो इस विंडो को लगाने से रिड्यूस हो जाएंगे। एक तो बड़ा ऑब्वियस है, विंडो के थ्रू जब भी किसी मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो तो वो तो कंडक्शन होता है। कंडक्शन तो ये विंडो रोक देगी, और वो कैसे? उसमें मेन काम है एयर का। एयर इज अ पुअर कंडक्टर, सो व्हेन यू हैव एयर बिटवीन टू ग्लासेस तो यहाँ पे हीट हो जाती है ट्रैप, यहाँ पे हीट हो जाती है ट्रैप एयर की वजह से। ठीक है। दूसरा मेथड यहाँ पे जो है वो आपका रेडिएशन, तो खैर किसी हाल में नहीं है क्योंकि रेडिएशन को मीडियम से एज सच कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जो दूसरा है यहाँ पे मेथड वो कन्वेक्शन का है, बिकॉज once the window that is outside heats up, जब यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाएगी, ये वाली विंडो हीट अप होगी तो इसके आसपास की एयर हीट अप होगी, फिर वो सर्कुलेशन करके हीट अवे लेके जाएगी रूम से। तो दूसरा मेथड कन्वेक्शन है। अगर आपके जहन में नहीं भी आ रहा तो ये बात समझ लो कि प्लोरल उन्होंने बोला हुआ है, तो एक एक से तो ज़्यादा ही होगा। और रेडिएशन किसी हाल में हो नहीं सकता, बिकॉज दैट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द ग्लास और वट एवर। रेडिएशन तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। स्टेट टू टाइप्स ऑफ seismic waves, जो अर्थक्वेक वाली वेव्स है वो P और S वेव्स हैं। अब हमने ये याद करना होता है कि कौन सी वेव्स इनमें से लॉन्गिट्यूडनल और कौन सी ट्रांसवर्स है। नाउ आई फॉरगॉट इट द लास्ट टाइम। अब मैं कोशिश करता हूँ तुक्का मारने की, मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो एज फार एज आई नो ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये ट्रांसवर्स है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अब मैं सही याद कर रहा हूँ या गलत याद कर रहा हूँ, मुझे ज़रा बता दो। मुझे बार बार देखना पड़ता है, मैं भूल जाता हूँ। सो बताइए ज़रा, सही याद किया मैंने इस बार? इज दिस करेक्ट? यस, सही है ये ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा एग्जांपल्स के अंदर, जो आपने पता आपको पता है साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लाइट वेव्स ट्रांसफर्स होती हैं, पानी वाली वेव्स ट्रांसफर्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसफर्स। फिर velocity of a P wave in the Earth's solid crust is 7.2 kilometers per second and frequency is 4.5 hertz. Calculate the wavelength of the P wave. So V equals lambda F यूज कर सकते हैं ना। बस ये है कि अब आपको वेवलेंथ किलोमीटर में निकालनी है या मीटर्स में निकालनी है, इस बात को डिसाइड कर लो। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर्स तो स्पीड को किलोमीटर्स पर सेकंड में लिख लो। अगर आप स्पीड को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर्स पर सेकंड में लिखेंगे तो फिर आपकी वेवलेंथ मीटर्स में आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाता है 7.2 डिवाइडेड बाय 1.6, और ये है किलोमीटर्स में। अगर मैं मीटर्स में लिखना चाहूँ तो 1600 हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। आपकी चॉइस है, बस इतना सा ही क्वेश्चन था। अब देखो यूजली ओ लेवल में ऐसा नहीं होता, ये बात आप लोग समझ लें, ऐसा सवाल खत्म नहीं हो जाता वहाँ पर।
कम से कम इसमें आगे थोड़े बहुत कोई डायग्राम रिलेटेड या कुछ कॉम्प्लिकेटेड सवाल यहाँ पे डालते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस पेपर हैज लेस टाइम। तो आप लोग अ, मैं आईजीसीएसई वालों को सजेस्ट करूंगा कि ओ लेवल की प्रैक्टिस करें। ओ लेवल वालों को मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आईजीसीएसई की प्रैक्टिस करने की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर एन आईजीसीएसई स्टूडेंट्स एंड यू आर एमिंग फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड, आप आईजीसीएसई की प्रैक्टिस तो करो ही करो, बट डेफिनेटली डू सम ओ लेवल प्रैक्टिस इस पे। ठीक है। आपके सिलेबस में एक दो पॉइंट शायद एक्स्ट्रा हैं, जैसे स्पेस फिजिक्स में कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस में, और एक दो और चीज़ें शायद एक्स्ट्रा हैं छोटी मोटी, कहीं पे मुझे भूल गई हैं, वो बार बार जहन से निकल जाती है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अगर ओ लेवल का पेपर करोगे, बेशक वही चीज़ें सिलेबस की हैं, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए पेपर आधा घंटा लंबा भी होता है फॉर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स। एनीवेज, और यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन के 3 मार्क्स नहीं होते, आई डोंट थिंक सो। बहुत ही कम मैंने ओ लेवल में देखा है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क का हो बना दिया उन्होंने, तो आपके एक तरह से कि फ्री के मार्क्स। ठीक है। एनीवेज, चलें जी। अब एक कंटेनर है, उसके अंदर ऑयल रखा हुआ है। तो लाइट जो है, लाइट वो ऑयल के सरफेस पे जा रही है। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 दिया हुआ है। अब ऑयल इज अ डिफरेंट मीडियम, और लाइट जो है वो एयर से आ रही है, तो एयर से ऑयल में जाएगी लाइट, तो रिफ्रैक्शन होगी, यानी कि लाइट बेंड होगी। तो कह रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल बनाएं, जहाँ पे रे ऑयल के अंदर दाखिल हो रही है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाए। तो नॉर्मल बनाने का क्या तरीका कार है, आप अपना इसको स्केल को ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे अपना नॉर्मल बनाएंगे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि इसमें तो ऑप्शन आ गए हैं यार, अपडेट हो गया थोड़ा सॉफ्टवेयर। नॉर्मल को बनाएं तो कोशिश करें कि डॉटेड लाइन बना लें, दूसरी लाइन से थोड़ा सेपरेट हो जाती है। और एक और फायदा उसका ये होता है कि वो आप दूसरा फायदा उसका ये होता है कि और ये कॉल इट दोनों तरफ बनाए। अच्छा, एक काम ये करें कि इस पॉइंट के दोनों तरफ नॉर्मल को बनाए, सिर्फ ऊपर नहीं बनाए, सिर्फ नीचे नहीं बनाए, क्योंकि इधर से भी तो एंगल मेजर करना है ना। अब जब रे जाएगी, अब ये रे कह रहे हैं कि एंगल एक्स जो है ना वो 56 है। अब वो कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करें। 3 मार्क का, चलो इसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप तो ये इस बात को रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो एंगल 56 है वो ये वाला दिया उन्होंने, एंड दिस इज नॉट द एंगल दैट वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। वी नीड दिस एंगल, एंड दिस एंगल विल बी, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा, जो कि 90 डिग्री माइनस 56 डिग्रीज होगा, तो दैट विल बी 34 डिग्रीज। सो 34 डिग्रीज का ये एंगल है आपका। अब जो लाइट आपकी जाएगी दूसरे मीडियम में, वुड इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल? यू शुड नो दिस बिफोर हैंड, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मैं वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ, देखो, दे आर नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ इट, बट मैं इसलिए बना बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो, चेक कर सकते। सो बता सकते हैं आप कि लाइट को कैसे बेंड होना चाहिए, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताइए। यानी कि लाइट ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी? जवाब नहीं आ रहा, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको? हेलो। ऑयल में लाइट स्लो ट्रेवल करती है या फास्टर? लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम में और एयर में। लाइट में आके उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो बेटा इसलिए इसलिए वो बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाला नहीं होगा, लाइट ने बेंड करना है टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो एंगल आर जो है वो एंगल आई से छोटा आना चाहिए। खैर, अगली बात, एन का फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर, एंड साइन आर अपॉन साइन आई। तो आपको मैंने क्या बताया हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर यूज करना है, साइन आर अपॉन साइन। In this case, angle I is the bigger one, so you take I at the top. जो एंगल बड़ा होगा उसको आपने ऊपर रखना है, वो एंगल है 34। याद रखो, 56 मत ले लेना। तो आप जब राइट साइड को कैलकुलेटर में डालते हैं तो क्या आता है, जल्दी से करके बताइए।
Okay, so sine r is 0.3804. So r will be sine inverse आंसर। तो साइन इनवर्स आंसर आर आ जाता है 22.358 डिग्रीज। तो हम इसको कर देंगे 22.4 डिग्रीज इनफ है। ठीक है, 22 भी लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में, वो भी सही है। अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी नो दैट वैल्यू इज 3.0 टाइम्स 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि जो आप वैक्यूम के लिए लिखते हैं स्पीड एयर में भी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही होती है। स्पीड ऑफ द लाइट एंड ऑयल निकालनी है आपने। गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये भी तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट ऑब्जेक्ट जिसमें आपने निकालनी है। तो ये ऑयल वाली स्पीड है जो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे आएगा 1.47। एयर में या वैक्यूम में स्पीड होती है 3.0 टाइम्स 10⁸ और v जो ऑयल वाली स्पीड है वो अननोन है। तो v जो ऑयल वाली स्पीड है, इसे मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ज़रूरत नहीं है। इधर आके 1.47 डिवाइड हो जाएगा तो ऑयल में डेफिनेटली कम ही स्पीड आएगी। तो ये आपका जवाब आएगा 2.04। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में टाइम्स 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने जवाब देना है। आप 2.0 नहीं लिख सकते, उन्होंने कहा है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, दिस said it, so you have to follow the instructions. State what is meant by a magnetic field, a region of space where a magnetic pole experiences a force, or where current carrying conductor experiences a force, or where a moving charge experiences a force। ठीक है, ये तीनों बातें लिख सकते हैं, उससे कोई सी भी एक बात लिख दें। मैं मैग्नेटिक पोल लिख देता हूँ, रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्वेश्चन मार्क किस खुशी में लगा रहे हैं ये लोग। डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लगती है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज वेयर द नॉर्थ पोल experiences a force is the direction जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लगती है वही डायरेक्शन किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है। ये चैप्टर हमने सबसे शुरू में पढ़े थे, लाइक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर हमने सबसे शुरू में पढ़े थे, ऑल द वे बैक इन अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़े थे। तो आई एम श्योर कि आप वहाँ से रिवाइज कर लेंगे, तो आई वोंट हैव टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन दैट मच डिटेल। वहाँ डायग्राम्स के साथ हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर्स आपको हमें पढ़ाए थे और बहुत स्लो पेस पे पढ़ाए थे। सो यू आर लुकिंग एट अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, फोर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि एक स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो बिल्कुल इस तरह होती है। उन्होंने कहा फोर लाइंस बनाए, तो आई मीन यू कुड ड्रॉ मोर, बट व्हेन दे आर सेइंग फोर तो बस फोर ही बनाए, बाकी की बनाते तो फिर यूं और बिल्कुल इसके सामने और यूं और इसके सामने। मतलब मकसद ये है कि सारी पॉइंट, अगर आप इन लाइनों को अपने इसके अंदर नहीं लेके जाना, लेकिन अगर लेके जाएं तो ये सारी सेंटर पे मीट करनी चाहिए। यानी कि आप अपना रूलर ऐसे सेंटर में रखें और इधर एक लाइन बना दें और इधर एक लाइन बना दें, और फिर ऐसे रखें अपना रूलर
तो यहाँ एक लाइन बना दे और यहाँ एक लाइन बना दे। अच्छा, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है इनकी डायरेक्शन, वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज होता तो अवे होता। ठीक। Now you are looking at a circuit with a semiconductor diode in it and three resistors R1, R2, R3 and three cells in series and a voltmeter connected across them. वो cells जो है ना वो identical है, resistance R1, R2 and R3 भी identical है। उनकी रीडिंग दोनों ने नहीं दी हुई, क्या कह रहे हैं? रीडिंग ऑन द voltmeter is 6 volts. The diode is conducting, when the diode is conducting it has zero resistance, the diode का resistance zero है and zero potential difference across it. So diode के across PD है zero। जब resistance zero है तो इसके across PD भी zero है। तो अब आपका सोचने की बात है कि इसके across क्या PD होगा, और आपके सोचने की ये बात है कि इसके across PD क्या होगा, और अब आपके सोचने की ये बात है कि इसके across PD क्या होगा। यू नो कि ये जो है पूरे सेल्स का मिला के जो ईएमएफ है वो 6 वोल्ट से, बिकॉज उन्होंने बता दिया वोल्टमीटर की रीडिंग 6 वोल्ट से। तो ईएमएफ ऑफ द सेल आपसे पूछा था 6 वोल्ट ही है, वो तभी हमने बात कर दी। तीनों सेल्स का मिला के 6.0 वोल्ट्स का ईएमएफ होना चाहिए। एक मिनट, ईच सेल बोले और वन सेल। तो अगर कंबाइंड 6 है तो 6 डिवाइडेड बाई 3 ऑब्वियसली 2 आएगा। तो मैं 2.0 लिखूंगा। मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देता हूँ, as this value is also given to two significant figures। खैर ये इतना मसले की बात नहीं है। मूविंग ऑन, द रेशियो निकालने ऑफ द पी डी अक्रॉस R2 एंड R3। देखो बेटा, अब सारी बात ये समझनी है आपने कि इसको तो आप असेंशियली इग्नोर करते हैं। दिस इज लाइक द रीजन दे टोल्ड यू कि इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं, इसको आप इग्नोर करते हैं। सो दिस डजंट एग्जिस्ट। अब सपोज करो चलो, ज्यादा हम जो है ना इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ये कहा ना आइडेंटिकल है, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस है ना कुछ भी अपनी मर्जी का चूज कर लो। लेट्स से इसका भी 100 है तो फिर इसका भी 100 है और इसका भी 100 है। नाउ टेल मी R1 और R2 का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा? You should be able to do this in your calculator, but you should be able to do this in your head। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने अगर अभी रिवाइज किया है और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो यू शुड बी एबल टू डू दिस इन योर हेड। अगर मेरे नोट्स में आपने देखा हो तो आपको इसको कैलकुलेटर में डालने की जरूरत नहीं है। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस आप 1/100 प्लस 1/100 का इन्वर्स करके देख लो या जैसे भी करो, आइडेंटिकल है। आपको पता होना चाहिए इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस 50 आएगा। अब ये कॉम्बिनेशन इसके साथ है सीरीज में, तो इनके अक्रॉस जो पीडी होगा और जो इसके अक्रॉस पीडी होगा वो मिला के टोटल 6 होना चाहिए। इसके अक्रॉस जो पीडी है ये वाला, और इन दोनों के अक्रॉस जो कॉमन पीडी है वो सेम पीडी, इनके अक्रॉस जो है वो क्या होना चाहिए? वो एड अप होकर टोटल 6 आना चाहिए, यानी कि दे शेयर द टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल बिटवीन देम। अब शेयर जो होता है, जो रेशियो होता है जिसमें शेयर होते हैं, वो रेशियो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि हमने ये बात पढ़ी हुई है, R1 upon R2 is equals to V1 upon V2। In this formula, when I'm referring to 1 and 2, ये इसको A B C D कर लेते हैं ना, A B A B, वरना 1 2 में से कंफ्यूज कर देंगे। तो इस कंबाइंड चीज को मैं क्या कह रहा हूँ? R A कह रहा हूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ R B। और इनके अक्रॉस जो कॉमन वोल्टेज है वो एक ही है, इसी को बस यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरे को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आर ए अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि 50 आया है और आर बी है 100, मैं वैसे ही आइडेंटिकल वैल्यूज नहीं है, कुछ ज़रूरी कोई सी भी वैल्यूज ले सकते थे, तो फिर इनका जो रेशियो है वो भी उसी हिसाब से शेयर होनी चाहिए। यानी कि इसको वोल्टेज भी इसका डबल मिलना चाहिए क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी डबल है, और इसको उसके मुकाबले में हाफ वोल्टेज मिलना चाहिए। यानी कि दिस इज 6, तो वी शुड नो कि इनको मिलने वाला टोटल मिला के 2 वोल्ट्स, इन दोनों के अक्रॉस 2 वोल्ट्स होगा, और इनके इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट्स होगा। यानी कि रेशियो एसेंशियली 1:2 है, 1:2 का रेशियो है। इन्होंने कहा था R2 और R3 का बताएं, इन्होंने R2 और R3 का पूछा था, लेकिन मैं इनको कंबाइंड क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज होता है, कॉमन वोल्टेज बोलते हैं। तो इसलिए मैं इनका कंबाइंड वोल्टेज जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहा था।
सो एनीवेज इसको मिलेगा 2 वोल्ट्स और उसको मिलेगा 4 वोल्ट्स, तो रेशियो 1:2 बनेगा। R2 पहले बोला और R3 बाद में लिखा है, इसलिए 1:2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है जी, मेक सेंस। अब वो कह रहे हैं सेल्स आर रिवर्स्ड, स्टेटस एक्सप्लेन द चेंज इन द करंट इन R1। सेल के रिवर्स करने से देखो क्या गड़बड़ होगी। अभी करंट ऐसे जा रहा था, सारा मसला इस ब्रांच का था। यू वर प्रिटेंडिंग दैट द डायोड डिड नॉट इवन एग्जिस्ट बिकॉज वो उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी जीरो है, वो करंट को फ्लो करने देता है। जब करंट यूं फ्लो करेगा तो डायोड आपके करंट को फ्लो नहीं करने देता। यही तो डायोड के बारे में सारी बात है। तो हम पहले तो ये बताएंगे, नाउ द डायोड विल नॉट allow the current to flow. Now the diode will not allow the current to flow. Full stop. अब आप देखें ना, R1 उसके साथ लगा हुआ है, तो जब इस ब्रांच से करंट ही नहीं जा सकता तो यहाँ यहाँ पूरी ब्रांच में ये ब्रांच बिल्कुल ब्लॉक हो गई, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो कर सकता। So little to no current flows in R1. लिटिल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कौन सी अंग्रेजी है यार। आप जीरो भी बोल दें तो इट्स फाइन। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे थे, डिटरमिन द न्यू वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ पी टी टू R2 एंड R3। अब सीन ये है कि ये वाली ब्रांच जो है ना वो काइंड ऑफ, अब ये जो ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गया। व्हेन यू हैव अ डायोड जो कि कंडक्ट नहीं करता, इसके ऑपोजिट करंट फ्लो करता है, तो डायोड का रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, अब सीन ये है कि यहाँ से तो करंट एज सच आप कह लो कि फ्लो ही नहीं कर रहा। मतलब ये हम वी कैन काइंड ऑफ से यार ये वाली ब्रांच तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो क्योंकि अब ये वाली ब्रांच एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करी, क्योंकि यहाँ से करंट कंप्लीटली ब्लॉक्ड ऑफ है। इट्स लाइक यू हैव कट द वायर। आपने एक तरह से वायर ही कट कर दिया। वायर कट करते हैं तो बीच में एयर आ जाती है ना, एयर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिट, यानी कि एयर का बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, एयर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता ना। तो इट्स जस्ट लाइक डायोड का इन्फिनिट रेजिस्टेंस होने का ये मतलब है कि आपने यहाँ से वायर काट दिया, यहाँ से स्विच था, स्विच को ओपन कर दिया, दैट्स व्हाट इट मींस। तो ये वाली ब्रांच अब एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो नाउ द न्यू डिजाइन ऑफ द सर्किट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस। ये सेल लगे हुए हैं आपके, ये आपका R3 लगा हुआ है, और अब इसको आमने सामने जानबूझ के नहीं बना रहा ताकि आपको समझा सकोगे, दे आर स्टिल इन सीरीज, राइट। दे आर नाउ जस्ट टू रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रिमेंबर दे वर आइडेंटिकल। तो अगर इसका रेजिस्टेंस 100 है और इसका भी रेजिस्टेंस 100 है और ये 6 वोल्ट्स की बैटरी थी, तो इसको भी 3 वोल्ट मिलना चाहिए, इसको भी 3 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन इनका जो रेशियो है वो अब 1:1 का होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाहिद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वैसी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, बट ये अच्छा सवाल था। दिस वाज लाइक मोर कॉन्सेप्चुअल देन मोस्ट अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव डन। ठीक है, और जो पहला काइनेमेटिक्स वाला क्वेश्चन था, ग्राफ वाला, वो भी थोड़ा सा चलो कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल था। और आईजीसीएसई के अंदर मैं ये भी बता रहा हूँ, आईजीसीएसई के अंदर अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे ना, ओ लेवल वाले बच्चों के पास स्पेशली बता रहा हूँ, तो जो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है वो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं आईजीसीएसई के अंदर, इन माई एक्सपीरियंस। खैर, सो अल्फा बीटा गैमा की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई हुई हैं, बड़ा सिंपल सा है ये। वही प्रॉपर्टीज है जो हमने इनकी रटी। और कह रहे हैं स्टेट हाउ बीटा डिके चेंजेस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो जब किसी भी एटम से बीटा डिके होता है, वो पहला काम तो ये कंप्लीट द टेबल करना है, सॉरी। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, 2 होते हैं। चार्ज उसका उन्होंने आपको बताया हुआ है। ये चार्ज उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, बाय द वे, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज होता है। एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है ना, ये आपको बताया हुआ है मैंने। तो जब दो प्रोटॉन है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल चार्ज ये आ जाएगा। अब बीटा में जो चार्ज होता है, बीटा में कोई प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं होते, तो यहाँ पे आप जीरो लिख दो। बीटा में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कोई नहीं होते, इट्स एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो वो -1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ अल्फा नहीं होता, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इतना ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, और इसमें दो प्रोटॉन है इसलिए टोटल चार्ज ये आ रहा है। बीटा का ये चार्ज है। गैमा पे चार्ज जीरो होता है, गैमा में कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई नहीं होते,
इलेक्ट्रॉन का यहाँ कॉलम ही नहीं है। स्टॉप बाय थिन शीट ऑफ पेपर। सो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्टॉप ईच रेडिएशन? अल्फा थिन शीट ऑफ पेपर से रुक जाती है, बीटा थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम से रुक जाता है। यहाँ पे यू वुड नीड अ थिक शीट ऑफ व्हाट? लेड, और अ वेरी थिक शीट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट के केस में इट हैज टू बी वेरी थिक, लाइक मीटर्स वाइड। जैसे एक आर्मी के कोई बेस होगी ना, उसकी जो दीवार होगी उसके सामने। एनीवेज, ये हो गया जी। अब वो कह रहे हैं जी, हाउ द डिके ऑफ बीटा चेंजेस अ न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस है एक्स, उसके अंदर प्रोटॉन नंबर है जेड, और उसके अंदर न्यूक्लियॉन नंबर है ए। अगर उसमें से बीटा डिके हो रहा है ना, और जो नया जो न्यूक्लियस बन रहा है वाई, तो उसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर है वो एक ज़्यादा होगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन। या आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन उसमें कम हो जाता है, एक प्रोटॉन उसमें ज़्यादा हो जाता है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन। या फिर आप ये बात लिख दें कि इट हैज़ वन लेस, जो नया न्यूक्लियस होगा उसमें वन लेस न्यूट्रॉन होगा। इस चैप्टर में ये वाली बातें याद करने की हैं। एंड वन मोर प्रोटॉन होगा। अब आपका अगर सवाल ये आ रहा है आगे जहन में कि फिर नंबर ए जो है ये चेंज क्यों नहीं हो रहा अगर एक न्यूट्रॉन कम हो गया? तो ये वाला नंबर तो डायरेक्ट आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता रहा है, ये वाला जो है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताता है। तो जब एक अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स मिला के ए के बराबर होता है। जब एक प्रोटॉन -1 हो गया और एक प्रोटॉन +1 हो गया, तो टोटल ये नंबर तो चेंज नहीं होगा ना। जस्ट सो यू फॉरगॉटन, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। अच्छा, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वही मैं बात कर रहा था कि थोड़े से ग्राफ वाले या इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आईजीसीएसई के अंदर, वो थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। तो डिटेक्टर इन लेबोरेटरी डिटेक्ट्स बैकग्राउंड काउंट रेट ऑफ 30। ठीक है, डिटेक्टिव नाउ द सोर्स इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द डिटेक्टर। पहले सोर्स नहीं रखी हुई थी तो बैकग्राउंड काउंट रेट आ रहा था। अब कह रहे थे इनिशियल रीडिंग ऑन द डिटेक्टर इज 550, हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स इज 25 मिनट्स, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑन द डिटेक्टर आफ्टर 75 मिनट्स। सबसे पहले आपने इनिशियल रीडिंग को करेक्ट करना है। करेक्टेड इनिशियल रीडिंग, जो रीडिंग आपको नजर आती है वो कभी भी करेक्टेड नहीं होती, उसको आपको करेक्ट करना पड़ता है। तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल रीडिंग आपकी 550 आ रही थी, तो उसमें से बैकग्राउंड माइनस कर देंगे तो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी 520। अब आपने बताना है कि न्यू करेक्टेड रीडिंग क्या होगी, न्यू करेक्टेड रीडिंग क्या होगी आफ्टर 75 मिनट्स। चलो मैं इसकी से वर्किंग करता हूँ यहाँ पे, इसको एक लाइन में नहीं करता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, राइट। हमने इसको फॉर्मूलाज के थ्रू किया था। टोटल टाइम आपका 75 है और एक हाफ लाइफ 25 मिनट की, तो थ्री हाफ लाइफ विल पास इन इन अ पीरियड ऑफ 75 मिनट्स। जिसका मतलब ये होगा जिसका मतलब ये होगा कि जब तीन हाफ लाइफ गुजरेगी तो तीन दफ़ा 520 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें। सो दैट बेसिकली मीन्स 520 को एक दफ़ा 2 से डिवाइड करें, फिर एक और दफ़ा करें, फिर एक और दफ़ा करें। या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 520 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, सो 520 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, यानी कि 520 डिवाइडेड बाय 8। जवाब क्या है? इससे ज़्यादा आपके पास 65। अब ये है करेक्टेड काउंट रेट। ये कौन सा काउंट रेट है? ये करेक्टेड है, क्योंकि करेक्टेड रीडिंग से आपने लिया। बट जो काउंट रेट विजिबल होगा, जो विजिबल काउंट रेट होगा, उसमें तो बैकग्राउंड रीडिंग हमेशा साथ आ रही होती है ना। जो रीडिंग आपको डिटेक्टर के ऊपर नजर आ रही होगी वो क्या होगी? वो होगी 65। इसमें बैकग्राउंड वापस ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी? 95। ये आपका फाइनल जवाब आना चाहिए। सो दिस इज वाई दिस ये जो क्वेश्चन है, आप ओ लेवल वालों को मैं बोलूंगा अब आपके थोड़े से चैलेंजिंग आना शुरू है। पहले ओ लेवल के क्वेश्चन में बैकग्राउंड को इतना वो नहीं देते थे, लेकिन आईजीसीएसई के क्वेश्चन में
16 से लेकर 2022 तक मैंने जितने भी देखे हैं, अच्छे सवाल रेडियो एक्टिविटी के होते हैं। सो दिस इज अ टिप, इफ यू वांट टू लाइक प्रैक्टिस मोर चैलेंजिंग रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चंस, तो आप आईजीसीएसई के पेपर देख लें, वहाँ पे आपको बेहतर सवाल मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा था आईजीसीएसई का पेपर इजी होता है, यस जनरली दैट इज ट्रू, बट फॉर सम चैप्टर्स एटलीस्ट एग्जैक्टली ये वाला जो चैप्टर है इसमें आईजीसीएसई का सवाल ज़्यादा लॉजिकल और अच्छा है। सेफ्टी प्रिकॉशंस when moving radioactive sources in a laboratory, gloves पहनेंगे, tongs यूज करें, keep the distance। एक आप ये कह लें, keep your distance from the source। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, reduce the time of exposure। स्टोर करें तो आप जो है वो उनको लेड बॉक्सेस में स्टोर करें, लेड बॉक्सेस में स्टोर करें, ग्लव्स पहन के रखें, लेड लाइन ग्लव्स, लेड लाइन। फिल्म कार्ड जो आप यूज करते हैं उसका मकसद हाशिम यही होता है कि आपको बता देगा आपका एक्सपोजर कितना हुआ है। फिल्म कार्ड इटसेल्फ तो कुछ नहीं करता ना, आपको तो ये बताता है आपका एक्सपोजर ज्यादा या कम। सो द डार्कर द फिल्म कार्ड गेट्स, दैट मींस यू नीड टू लीव द लैब, राइट। सो इट बेसिकली जस्ट मींस कि आपने टाइम ऑफ एक्सपोजर ही कम करना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। लाइक अगर आप फिल्म कार्ड लिख रहे हैं तो मेंशन द रीजन, इफ यू आर मेंशनिंग ग्लव्स और इफ यू आर मेंशनिंग टोंग्स तो मेंशन द रीजन ना, कि ग्लव्स करते क्या है, ग्लव्स लंबे या टोंग्स यूज करते हैं तो दे आर लाइक लॉन्ग, सो यू आर कीपिंग देम अवे फ्रॉम योर बॉडी। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट, ये पेपर हुआ क्यों नहीं, आखिरी क्वेश्चन रह गया। सो यू आर नाउ डूइंग space physics। State the equation that defines the average orbital speed of a planet, determine the state the meaning of the symbols that you use। तो आप ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, 2 पाई आर अपॉन, 2 पाई आर आपका डिस्टेंस हो जाता है, आर उसमें रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ऑर्बिटल रेडियस है, कैपिटल टी उसमें पीरियड होता है। तो हम बताएंगे, देखो स्पीड का मतलब तो उन्होंने बता दिया, ये होता है ऑर्बिटल रेडियस, यानी कि सन के अराउंड अर्थ ऑर्बिट कर रहा है तो अर्थ का जो ऑर्बिट बन रहा है उसका क्या रेडियस है, यानी कि एसेंशियली अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है। टी जो है वो ऑर्बिटल पीरियड होता है, या आप ऑर्बिटल पीरियड को अगर पूरा फर्दर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। Why countries that are a significant distance from the equator experience significant temperature variation throughout a year। पोल्स वाली बात हमने एक्सप्लेन करनी ना यहाँ पे, जो हमने आई थिंक नोट्स के अंदर पढ़ी थी पहले चैप्टर के अंदर स्पेस फिजिक्स के, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंटर्स और स्ट्रॉन्ग जो है वो आते हैं। तो जो इंटेंसिटी है ना सनलाइट की और वो एंगल जो है उसका जो है वो डिस्कशन है। नाउ इफ यू फॉरगॉटन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आई वुड लाइक, मैं पेपर्स करवाते वक्त यही करता हूँ कि पूरा आपको जाहिर सी बात है चैप्टर दोबारा से नहीं पढ़ा सकता, सो माई वे ऑफ डूइंग पेपर्स इज कि मैं आपको रेफर कर दूँ कि कौन सा पार्ट ऑफ द notes है where you can go and revise this kind of stuff. So here we are talking about this angle at which the light is hitting। So यहाँ पे देखते हो अब यहाँ पे विंटर चल रहा है, सनलाइट आ रही है लेकिन उसका जो एंगल है ना जिसपे वो हिट कर रही है इन कंट्रीज को, जो कि पोलर पोलर कंट्रीज हैं और जो इक्वेटर से बहुत दूर है, वो एंगल बड़ा वो हो गया, तो लाइट स्प्रेड आउट हो गई, स्प्रेड आउट हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई है तो सर्दियां हैं। यहाँ पे बिल्कुल एंगल बिल्कुल भी कम है, एरिया कम बन रहा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा क्या नाम है उनका, सनलाइट चलेगी। ठीक है, फिर ये भी है कि टाइम कितना जो है वो क्या कहते हैं, जो जितनी देर के लिए कंट्री सनलाइट में ना वो भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो कंट्रीज है ना, इनका टाइम सनलाइट में बहुत कम हो जाता है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। ठीक है, जब ये अर्थ रोटेट करेगा ना तो ये वाला पार्ट जो है वो सन के अंदर कम टाइम गुजारेगा, ये वाला जो पार्ट है वो सन के अंदर ज्यादा टाइम गुजारेगा। सो डेज आर लॉन्गर, सन इज आउट फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो दैट आल्सो हीट्स अप द लैंड एंड द वॉल्स एंड एवरीथिंग, सो दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी तो होता है, तो वो हीट जो है वो ट्रैप होती है चीज़ों के अंदर, वो चीज़ें हीटअप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है
तो आप दोनों बातें कर सकते हैं, बट आई थिंक कि वो जो एंगल वाली बात है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। दोनों बातें वैसे तो ठीक है। सो क्या एक मार्क का क्वेश्चन है तो एक ही बात लिखेंगे। द एंगल एट विच द सन रेज स्ट्राइक these countries varies significantly throughout the year. Therefore, there is a lot of temperature variation throughout the year. तो essentially सर्दियाँ एक्सट्रीम सर्दियाँ और गर्मियाँ भी एक्सट्रीम। सर्दियाँ तो एक्सट्रीम ही होती हैं, गर्मियाँ जो है फिर भी इतनी कोई वो नहीं होती, ज़्यादातर विंटर्स में ही रहते हैं पोलर कंट्रीज। fill in the gaps in the paragraph fill in the gaps in the paragraph about a star much more massive than the sun. So the stars that end up being black holes, right? The stage that follows the stable star in the life cycle of the star is red supergiant, right? Not just red giant, red. So keyword being super. Then explodes as a supernova to form a आपका क्या बनता है सुपरनोवा से? इर्द गिर्द जो सारा मटेरियल बाहर की तरफ निकलता है वो क्या होता है? नेबुला, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट भी बोल सकते हैं आप, काइंड ऑफ, बट नेबुला उसका सही नाम है। और उससे देन द कोर ऑफ द स्टार लीव्स बिहाइंड अ डैश और अ डैश। सो वी हैव लाइक टू ऑप्शन ना, तो या तो इट एंड्स अप बीइंग अ न्यूट्रॉन स्टार, एंड इफ इट इज इवन मोर मैसिव देन इट एंड्स अप बीइंग अ ब्लैक होल। सो ये बात आपने याद रखनी है कि देखो रेड सुपर जायंट के स्टेज के बाद स्टार का जो कोर है वो ये और ये बनाता है, और जो स्टार का आउटर मटेरियल है ना, दैट इज बेसिकली थ्रोन आउट इनटू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ गैस ऑफ क्लाउड एंड डस्ट विच इज न्यूट्रॉन्स, और इसी के अंदर हैवी एलिमेंट्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इस नेबुला के अंदर, इस सुपरनोवा के प्रोसेस के अंदर हैवी एलिमेंट्स एसेंशियली फॉर्म हो रहे होते हैं which then are thrown out into space. ओके जी। So a galaxy is moving away from the Earth at this speed. Value of Hubble's constant is this. Calculate the distance from the galaxy to the Earth. Give your answer in light years. क्या मैंने हबल्स लॉ मिस कर दिया था पढ़ाते हुए? पहले मुझे ये कंफर्म करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आईजीसीएसई के अंदर ये वाला पॉइंट है और ये एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों सिलेबस के अंदर, मुझे ये था कि मैंने करवाने वाला क्वेश्चन तो मैं कंफर्म कर दूंगा। तो हबल्स लॉ मैं यहाँ पे जल्दी से कवर करता हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। हबल्स लॉ जो है वो क्या है? हमने ये पढ़ा था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, हमें इसलिए पता है क्योंकि डॉपलर रेडशिफ्ट की वजह से हमें पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि जो वेवलेंथ आती है लाइट की फ्रॉम द स्टार्स एंड फ्रॉम द अदर गैलेक्सीज, दैट इज लॉन्गर। सो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट वी नो दैट द लाइट इज रेड शिफ्टेड, यानी कि वी नो दैट लाइट की वेवलेंथ लॉन्गर है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। और सिंस गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो उससे हम कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड करे तो उससे बिग बैंग की थ्योरी आ जाती है। बट उसमें हबल्स लॉ ये कहता है कि द फर्दर, हबल्स लॉ क्या था इसके एग्जैक्ट वर्डिंग में भी बताता हूँ, पहले उसका मीनिंग बता देता हूँ। द फर्दर द गैलेक्सी इज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इसका जो हबल्स लॉ का जो एग्जैक्ट वर्डिंग है ना वो ये है कि स्पीड एट विच द गैलेक्सी इज मूविंग अवे is directly proportional to the distance between the galaxy and of the observer, and this basically leads to the formula। अगर आप प्रोपोर्शन से फॉर्मूला बनाए तो ये बन जाता है ना। अब ये के जो होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, इस फॉर्मूला में वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एच है। एच के साथ छोटा सा नॉट लगा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं हबल्स कांस्टेंट। हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको कोई याद वाद नहीं करनी, उन्होंने आपको दे दी है। अब वो कह रहे हैं कि आपने डिस्टेंस निकालना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज लाइक द फॉर्मूला दैट्स इट। अभी ओ लेवल वालों के लिए नहीं है क्योंकि वो हबल्स लॉ एज सच उनके आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं मेंशन, फिर भी कर लो याद, इतना सा छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उससे ये फॉर्मूला बनता है, दिस इज बेसिकली जस्ट हबल्स लॉ। तो ये आपका स्पीड आएगी 33,000, यहाँ पे उन्होंने 2.2 बोला हुआ है। अच्छा ये पर सेकंड में दिया हुआ है और ये भी पर सेकंड में दिया हुआ है, सो देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। ये हमारा हबल्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस निकालना है, डी की वैल्यू क्या आएगी बेटा? अच्छा इन्होंने ये भी कहा लाइट ईयर्स में कन्वर्ट करना है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये आपको आता है। पहला आंसर आएगा हमारा किलोमीटर। तो 33,000
डिवाइडेड बाय 2.2 टाइम्स 10 to the power -18। अब ये आंसर आ रहा है 1.5 टाइम्स 10 to the power 22 किलोमीटर्स। मीटर्स में होगा तो 1.5 टाइम्स 10 to the power 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 मीटर्स। ये आ रहा है आपका डिस्टेंस। लाइट ईयर्स में जब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना है? अब इसकी आप कन्वर्जन है तो याद कर लें, और अगर आपको नहीं याद करनी तो बड़ा आसान है। लाइट ईयर का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। सो जब लाइट ईयर में आपने कन्वर्ट करना है तो दैट इज असेंशली हाउ डू यू डू इट। क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं याद तो मैं यहाँ पे मतलब मैं फुली लॉजिक से दोबारा से करूँगा। मैं मेमोराइज नहीं कर रहा अपना आंसर, ठीक है? मैं वो कन्वर्जन मेमोराइज नहीं कर रहा। कन्वर्जन यहाँ पे लिखी हुई है 9.5 × 10 to the power 15, बट मैं लाइट ईयर का दोबारा से निकाल सकता हूँ कि लाइट ईयर में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि इतनी होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ऑब्वियसली यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस इन वैक्यूम। मल्टीप्लाई बाय द टाइम इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितना टाइम होता है बेटा? 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 3600। ये पूरी वैल्यू आपको लाइट ईयर दे देगी कि एक लाइट ईयर कितने मीटर्स के बराबर होता है। तो लाइट ईयर कितने मीटर्स के बराबर होता है अभी आप देख लेंगे। तो आ रहा है 9.46, पर 9.5 लिख लेते हैं, टाइम्स 10 to the power 15। तो 1 लाइट ईयर is equal to this many meters. So essentially, if 1 light year is equal to these many years, then this distance is equals to how many light years? X light years। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? यूं और यूं। तो x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे, आपके पास ये वर्किंग आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? मेरे पास जवाब आ रहा है 1.57 टाइम्स 10 to the power 9 लाइट ईयर्स। और इसको अब मैं 1.57 भी लिख सकता हूँ, 1.6 भी लिख सकता हूँ, जो कि मार्किंग सी में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये वाली जो चीज़ है ये काइंडली याद कर लें। IGCSE वाले, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ठीक है? बट अगर स्टिल समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आई एम स्टिल गोना डू अनदर IGCSE पेपर इन द नेक्स्ट क्लास, सो यू माइट इनकाउंटर दिस फॉर्मूला अगेन। अक्टूबर नवंबर का करेंगे, 23 का। तो ये था हमारा पेपर। हमें करने में 1.25 घंटा ही लगा, या उससे भी शायद 5 मिनट कम लगे। मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन टाइम उन्होंने ज़्यादा कम कर दिया, यानी कि आधे घंटे का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 15 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि ओ लेवल के भी पेपर मैंने इसी स्पीड पे किए हैं, IGCSE के पेपर भी इसी स्पीड पे किए हैं, वो भी 1 घंटे 15 मिनट में हो जाते हैं, ये भी 1 घंटे 15 मिनट में हो जाते हैं। यानी कि ओ लेवल के पेपर 2 में टाइम ज़रा रिलैक्स्ड है। IGCSE में थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए है कि आप रुकने का आपके पास टाइम नहीं है सच पेपर में। लाइक द पेपर एंड द टाइम, ये ऐसा है कि आपने, हाँ बेटा हाशिम, आई एम अवेयर ऑफ दैट, मैं अभी पिछले 10 मिनट से यही तो बोल रहा था। ठीक है, तो आई विल ऐड दैट ओवर देयर। ठीक है, मैं उसको ऐड कर दूंगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा सच है नहीं, इसमें एक दो चार लाइनें और ऐड करनी है। बट मैं वो कर दूंगा, A लेवल के नोट से उठा के कर दूंगा, ठीक है? याद करवा देना, A लेवल के नोट से बस कॉपी पेस्ट ही करना है, एक पेज ऐड करना है वहाँ पे। सो दिस इज द पेपर, इंशाल्लाह विल डू अनदर वन इन द नेक्स्ट क्लास। शेड्यूल आप लोग को मैंने भेज दिया है। अब आप लोग कह रहे थे कि मेरा इस दिन पेपर है, मेरा इस दिन पेपर है। मुझे पता है आप सब लोगों के पेपर्स डिफरेंट डेज में है, बिकॉज यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश और मैथ्स तो सबका ही होता है, बट अदर सब्जेक्ट्स कैन वेरी। बट अब अगर मैं आप लोग के हर पेपर के, मैंने मेजोरिटी वाला जो आपसे मैंने कल पोल फिल करवाया था उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया। अब अगर मैं हर बंदे का, जैसे जिस दिन 2 बंदों का भी पेपर है उस दिन भी अगर मैं उससे पिछले दिन क्लास नहीं रखूंगा तो भाई हमारी क्लास ही कैसे होगी? तो इसलिए मैंने, अब जाहिर सी बात है 7-8 क्लासेस तो लेनी ना बिफोर द पेपर। आई वांट टू लाइक कवर ATP इन 3 or 4 क्लासेस एज वेल एंड डू सम मोर पेपर्स एज वेल। सो इसलिए मैंने रखी हैं, ठीक है, क्लासेस उसके हिसाब से। अब जैसे एडमेंस जो है मुझे पता है आप लोग सब नहीं दे रहे। अगर आप 8 10 12 लोगों ग्रुप में, तो उसमें से 2 या 3 लोग एडमेंस दे रहे होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग एडमेंस? कैन यू आंसर इन द चैट और रेज योर हैंड्स? यहाँ पे कितने लोग हैं एडमेंस वाले? कम ही होंगे ऑब्वियसली, ज़्यादातर लोग नहीं दे रहे होते एडवांस, तो इसलिए फिर मैं उसकी वजह से सबकी तैयारी नहीं रख सकता। ठीक है,
but the class will get recorded, so you will have the recording within the same day or the very next day. ठीक है जी, चल, see you in the next class. अल्लाह हाफिज़.